नमस्ते भाइयों बहनों, मेरा नाम है अंशु कुमार सिंह। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 10 के इंग्लिश का पेपर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में दिया जाता है, ये 2023 का इंग्लिश का पेपर है जो कि मैं आपके सामने लाया हूँ। इसकी सहायता से मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर कैसे पैटर्न से बन के आते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो ये सबसे पहला जो पेज है जिसको फ्रंट पेज कहते हैं, इस फ्रंट पेज में यहाँ पे जो ये लिखा है अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होता है जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया होता है। और इसके नीचे आपको अपना नाम भरना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय दिया गया है। ये समय जो होता है ये आपको आपके एग्ज़ाम कंप्लीट करने का समय होता है, यानी कि इतने समय में आपको अपना एग्ज़ाम पूरा कर लेना है। यहाँ पे पूर्णांक 70 दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये पूरा जो पेपर है ना, ये 70 मार्क्स का है। बाकी 30 मार्क्स जो हैं वो आपको आपके स्कूल द्वारा मिला जाता है प्रैक्टिकल में। अब यहाँ देखिए, यहाँ इंस्ट्रक्शन है। ये बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा कैंडिडेट जो होते हैं, जो पेपर देने आए होते हैं, छात्र छात्राएँ होती हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा, जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन ये लिखा है, फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि शुरुआत में जो 15 मिनट दिए जाते हैं बच्चों को, वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ताकि बच्चे 15 मिनट में वो क्वेश्चन सही से पढ़ लें। और दूसरा इंस्ट्रक्शन में लिखा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं, ज़रूरी है। तीसरा इंस्ट्रक्शन देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्टों में बांटा गया है, एक पार्ट ए में, पार्ट बी में। इंस्ट्रक्शन 4, पार्ट ए कंसाइटेड ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच डैट हैव टू बी आंसरेड ऑन OMR आंसर शीट। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट ए है उसमें केवल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको आपके OMR शीट में भरना होता है, जो कि आप जहाँ आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो स्कूल वाले आपको OMR शीट देते हैं, जिसमें आपको ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भरना होता है। यानी कि जो पार्ट ए में जो दिए गए होते हैं ना 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको केवल भरना होता है, और जो बाकी जो पार्ट बी में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको नहीं भरना होता, केवल इनको भरना होता है। और पांचवा इंस्ट्रक्शन, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली, डू नॉट इरेजर कट और यूज़ वाइटनर ऑन द OMR आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। यानी कि इस इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि आपको अपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद OMR शीट में जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे, भरोगे, फिल करोगे, तो उसे सीरीज़ वाइज यानी कि लाइन वाइज लाइन भरते चले आना है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने OMR शीट पे ना तो इरेजर का यूज़ करना, ना कोई कट करना, ना ही वाइटनर का यूज़ करना है। यदि आप इन तीनों में से कुछ भी एक गलती करें तो आपका OMR शीट ख़राब हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कत होगी और आपके नंबर भी हो सकते कम हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 6, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंटेनेड अगेन देम। यानी कि सभी क्वेश्चन जो हैं करना आपके लिए अनिवार्य हैं, ज़रूरी है, बस यही लिखा है इसमें और कुछ नहीं। और इंस्ट्रक्शन 7 में क्या लिखा है, पार्ट बी कंसाइडेड ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। यानी कि पार्ट बी की बात हो रही है इसमें, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट बी है इसमें क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं आपके प्रोज पोइट्री जो होते हैं, सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, वही सब आते हैं इसमें। इंस्ट्रक्शन नंबर 8, ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल एट अ टाइम। यानी कि पार्ट बी में आपको जो दिए गए क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को आपको इतने समय में अटैम्प्ट करना होता है। इंस्ट्रक्शन नंबर 9, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको शुरुआत पहले क्वेश्चन से करनी है और लास्ट क्वेश्चन तक, अंतिम क्वेश्चन तक आपको पेपर यानी कि ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। और ऐसे क्वेश्चन पे अपना समय बर्बाद नहीं करना है जो कि आपको आ नहीं रहा है। जो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा उसको छोड़ के उसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसे भरिए, फिल करिए।
तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए हमारा पार्ट ए, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का मेरा पार्ट ए स्टार्ट होता है। इस पार्ट ए में मुझे एक अनसीन पैसेज दिया गया है बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा, यानी कि जो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो हैं उनने मुझे एक अनसीन पैसेज दिया गया है इस पेपर में। तो इस अनसीन पैसेज के कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं ये रे और भी पीछे क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा और फिल करके भी दिखाऊंगा। मैंने ये जो अनसीन पैसेज है पूरी तरीके से पढ़ रखा है और इसके बारे में पूरी तरीके से मैं जानता हूँ। तो मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, द ऑथर फील सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ द इज लाइफ बिकॉज, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा है कि ऑथर जो है अपने बचे हुए जीवन के बारे में सोच के दुखी क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि इसके दुखी होने का कारण, जो कि ये है। चौथा ऑप्शन जो है इसके दुखी होने का कारण है, ऑथर के दुखी होने का कारण, द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उस समय जो दुनिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुली थी, दर्दनीय थी और डिस्टर्ब थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हताश निराशा वाली थी, इसलिए ऑथर भी जो है वो दुखी रहता था। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने, द विक्ट्री ऑफ द पार्ट्स, यानी कि इस जो क्वेश्चन दिया है विक्ट्री ऑफ द पास्ट, इसका मतलब ये है कि बीते हुए समय में जीत होने का कारण क्या था, जीत होने का कारण क्या था। तो ये इसमें से कोई और एक ऑप्शन है, जैसे कि ये मेरा बी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, द वर्ड डिफाइंड यूज इन द पेजेस मीन, यानी कि इस पेजेस में जो डिफेंटिक ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, फाइनल, जो कि मैंने लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ कुछ मेरे को दिए गए हैं क्वेश्चन जिसमें मुझे इनके ऑप्शन फिल करने हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, आई एम प्राउड डैश माई सन। अब मुझे यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन दी गई है, इन प्रीपोजिशन में से मुझे उस प्रीपोजिशन को भरना है जो कि यहाँ करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं टू का यूज़ करता हूँ तो टू से ही गलत हो जाएगा। विथ मतलब कि साथ होता है और फ्रॉम का मतलब से होता है, यानी कि आई एम प्राउड माई सन, तो मैं क्या लिखूँगा, ऑफ माई सन, यानी कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है, तो मेरा ऑफ ऑप्शन होगा यहाँ सही। अब क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनफुली सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ मुझे कुछ ये जो मेरे को कुछ यानी कि सेंटेंस दिया गया है जो कि जिसके वर्ड आगे पीछे हैं। अब इसको मुझे ऐसे सही से एक सेंटेंस बनाया जिसका एक मीनिंग हो, एक फुल मीनिंग निकले। तो मुझे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें देखना है कौन सा सेंटेंस है जो सही है। तो इसमें लिखा है पहला तो ये, द वेरी क्लीवर बर्ड इज अ क्रो, ये भी गलत है। और द क्रो इज़ वेरी क्लीवर बर्ड, द बर्ड क्रो वेरी क्लीवर इज ए बर्ड वेरी क्लीवर इज़ द क्रो। तब मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि इन तीनों का ना तो कोई सेंस है ना कोई मीनिंग है। ये वाला सही लिख रहा है, द क्रो इज़ ए वेरी क्लीवर, यानी कि कौवा बहुत ही ज़्यादा चतुर पक्षी है, तो यही ऑप्शन मेरा सही है। ऑप्शन 6 पे आते हैं जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे मेरे को कोई सेंटेंस दिया गया है जहाँ पे ये सेंटेंस दिया गया है जिसमें ये जो खाली जगह है यहाँ पे मुझे कोई करेक्ट इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज़ करने या भरना है। तो लिखा है नो सूनर हैड ही एंटर द रूम डैश ही वेंट आउट, यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे ही वह आता है तो वह बाहर निकल जाता है, तो वह बाहर निकल जाता है। तो बट का मतलब होता है परंतु, इफ़ का मतलब है यदि, एंड का मतलब और देन का मतलब होता है तो यहाँ लगेगा देन मेरा, तो देन यहाँ मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब 7वें ऑप्शन पे आ जाइए, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेलिड, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसकी स्पेलिंग जो है गलत है। तो बिलीव की भी सही है, डिसीव की भी सही है, डिसीव की सही है, एक्चिव की गलत है। एक्चिव की स्पेलिंग होती है ACHIEV,
ये होती है एक्चिव की स्केलिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए गलत है, आई बाद में कर दिया, ई पहले कर दिया है, तो ये गलत है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, चूज़ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि यहाँ जो मुझे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, सेंटेंस का कहने का मतलब देखिए क्या है, वन हु कैन नॉट स्पीक, यानी कि वह एक जो बोल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है। अब इसमें तो हिंदी में मतलब तो गूंगा ही है, यानी कि वह व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसे गूंगा कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं उसे डम्ब। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मेरा, डम्ब। तो डम्ब मेरा इसका सही ऑप्शन है। अब देखिए नीचे आते हैं, तो नीचे देखिए क्या लिखा है, रीड द पेसेज गिवन वैल्यू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। यानी कि नीचे मुझे एक पेजेस दिया गया है जिसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे मुझे इस पेजेस से भरने हैं, यानी इस पेजेस के द्वारा मुझे इसके जो क्वेश्चन है उसे भरने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो पेजेस दिया गया है, ये पेजेस हमारे प्रोज का पेजेस है। किसका है, प्रोज का है, जिसमें लिखा देखिए ओवर मैनी डेट एंड मंथ वलीला, जिसमें वलीला वाला आप जानते ही है, वलीला ही नाम से पता चल गया कि ये मेरे प्रोज का पेजेस है। तो ये हमारा जाना पहचाना पेजेस मिल गया है। तो अब इस पेजेस के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे मुझे भरना है। देखिए पहले क्वेश्चन ये दिया है, द टाउन बॉट डैश फ्रॉम वलीलास विलेज, यानी कि जो टाउन जो था, जो शहर जो था, वो वलीला के घर से कितनी दूर था, 10 मील्स, 6 मील, 5 मील्स या वेरी नियर, या बहुत पास था। तो यहाँ देखिए द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, यानी कि जो गाँव शहर जो था वो यानी कि बलिया के गांव से 6 मील्स दूर था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 मील्स। तो देखिए ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। इस 10 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द फेयर ऑफ द बस वॉज डैश वन वे, यानी कि बस जो है, यानी कि बलीला के गांव से बस शहर की ओर एक बार जाने का कितना किराया लेती है, 30 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा या 20 पैसा। तो बलीला के गांव से शहर की ओर जाने पर जो बस वाला जो है वो कितना किराया लेता है, 30 पैसा। तो 30 पैसा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए नीचे क्या लिखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब वही है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुझे चूज़ करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इलेक्शन वर। तो क्वेश्चन 11 लिखा है, डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इलेक्शन यानी कि जो प्रजातंत्र चुनाव जो था साउथ अफ्रीका में कब घोषित हुआ था, तो वो समय हम मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ फिल होगा। तो 1994 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेसी इलेक्शन की घोषणा हुई थी, जब मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, जब मंडेला पहले काले राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका में। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें लिखा है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ डैश पैसों। यानी कि लेंचो जो है एक पत्र लिखता है जिसमें वे भगवान से कुछ पैसे जो होते हैं, जो जिसकी उसको ज़रूरत होती है वो मांगता है भगवान से। तो कितने पैसे होते हैं जो कि भगवान से मांगता है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 1000, 50, 60 या 100। तो लेंचो जो है भगवान से कितने पैसों की मदद मांगता है, 100 पैसों की मांगता है। तो 100 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है वलीला वॉज डैश ईयर ओल्ड गर्ल। यानी कि वलीला जो है कितने साल की थी, 10 ईयर साल की थी, 8 थी, 20 थी या 7। तो वलीला जो थी वो 8 ईयर ओल्ड की थी। तो 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि यहाँ मेरे को स्टंजा दी गई है, हमारी पोइट्री की कोई स्टंजा दी गई है जिसके क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको मुझे फिल करना है। ठीक है, देख ये स्टंजा दी गई है,
इस स्टंजा पे बेसिस्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है हु इज़ द लिखा है कि हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबो स्टंजा हैज़ इवन एक्सट्राट। यानी कि ये जो स्टंजा दी गई है, इस स्टंजा का राइटर जो है कौन है, इसका पोइट कौन है। तो इसमें से कौन इसका पोइट है, तो इसका पोइट जो है इसमें वो है, ये है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस इस स्टंजा का पोइट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का लिखा है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का टाइटल क्या है, यानी ये जो स्टंजा जिस पोएम की है उसका टाइटल क्या है। तो उसका टाइटल क्या है, आ टाइगर इन द जू। यानी कि ये स्टंजा जिस पोएम से ली गई है वो टाइगर इन द जू पोएम है, जिसके राइटर कौन है, लेस्ली नॉरिस। अब क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके मुझे सही ऑप्शन चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज। यानी कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर कौन है। तो इसके राइटर जो हैं रॉबर्ट बॉल्ट पीटरसन। यानी कि रॉबर्ट बॉल्ट पीटरसन जो हैं द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है रामलाल एल्डेस्ट डॉटर बोस। यानी कि रामलाल की जो बड़ी बेटी थी उसका नाम क्या था, रेखा था, कमला था, सुलेखा था या राधा था। तो रामलला की जो बड़ी बेटी जो थी उसका नाम था राधा। तो राधा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, भोली वॉज द डॉटर ऑफ। यानी कि जो भोली जो थी वो किसकी बेटी थी, कलेक्टर रामलाल की थी, इंस्पेक्टर रामलाल की, तहसीलदार रामलाल की, नंबरदार रामलाल की। तो भोली जो थी वो बेटी थी नंबरदार रामलाल की। क्वेश्चन नंबर 90 क्या लिखा है, ट्रिकी एक्चुरल प्रॉब्लम बॉस। यानी कि ट्रिकी को एक्चुरल प्रॉब्लम क्या था, मलेरिया की थी या उसे मल न्यूट्रिशन की थी या फीवर की थी या मोमेंटिंग थी जब वो एक्स्ट्रा खाना खा लेती थी। तो ट्रिका को एक्चुरल प्रॉब्लम जो थी मोमेंटिंग की थी, उल्टियाँ की थी। अब क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा है मिसिस पम्पफेरी वॉज अ। यानी कि जो मिसिस पम्पफेरी जो थी वो क्या थी, पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, जेंटल लेडी थी या रिच लेडी थी। तो मिस पम्पफ्रे जो थी वो रिच लेडी थी। अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। हमारा जो ये पार्ट ए था यहाँ तक था, पूरा पार्ट ए हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारी पार्ट बी स्टार्ट होगी। हमारे पार्ट बी में भी कई सेक्शन है, जैसे रीडिंग का सेक्शन है, राइटिंग का सेक्शन, लिटरेचर का सेक्शन है, पोइट्री का सेक्शन है। तो मेरे पार्ट बी में सबसे पहला जो सेक्शन है रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग के सेक्शन में जैसे मेरा कोई पेसेस दिया गया होगा जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ दिया गया है रीडिंग के सेक्शन में सबसे पहले मुझे एक पेसेस दिया गया है। तो लिखा है रीडिंग द फॉलोइंग पेसेस एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि ये मेरे को पेसेस दिया गया है जो कि बुद्ध के ऊपर है, गौतम बुद्ध जो हैं उनके ऊपर ये पेसेस है, जिसके जो क्वेश्चन हैं, जिसके क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको मुझे इस पेजेस को पढ़ के फिल करना है। तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं राइटिंग के इसमें। राइटिंग में ये आप अपने द्वारा कर लीजिएगा। आप चलते हैं राइटिंग के सेक्शन में। राइटिंग के सेक्शन में हमें दिया गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। यानी कि राइटिंग के सेक्शन में हमें लेटर दिया होगा या तो एप्लीकेशन दिया गया होगा, रिपोर्ट दी गई होगी और आर्टिकल दी होगी। बस इतना ही दिया होगा राइटिंग के सेक्शन में हमारा। इसमें ये देख ही सकते हैं एक लेटर ये दिया गया है जिसमें आप अपने दोस्त को पत्र लिखते हो समर वेकेशन बिताने के लिए साथ में। और दूसरा जो है एप्लीकेशन है जिसमें आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना होता है, जिसमें आपको अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन 9th और 10th क्लास के टीम। यानी कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि हम एक क्रिकेट मैच स्कूल में करना चाहते हैं जिसमें 9th और 10th की टीम बनेगी। तो एक लेटर है जिसमें आपको अपने दोस्त को लिखना है, जिसमें आपको अपने दोस्त से पूछना है कि समर वेकेशन जो है गर्मियाँ की छुट्टी वो अपने मेरे साथ बिताने की करे। और दूसरी जो लिखना है एप्लीकेशन है जो कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी है, जिसमें आपको क्रिकेट मैच
के बारे में लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें लिखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि इसमें रिपब्लिक डे पे एक रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन उसमें जो आप वो हेडिंग यूज करेंगे वो हेडिंग पेपर के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो पेपर में जो यहाँ पे हेडिंग दी गई है उस अकॉर्डिंग वही हेडिंग आपको यूज करनी है रिपोर्ट में। तो ये हेडिंग करनी है, जैसे स्कूल डेकोरेशन के ऊपर हेडिंग दी जाएगी, उसको फिल करना है। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कल्चर प्रोग्राम। तो आपको कोई रिपोर्ट दिया जाएगा, किसी भी चीज़ पे आपको रिपोर्ट दिया जाएगा, उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट जिसके ऊपर आपको दी जाएगी उसकी जो हेडिंग होगी अंदर, इस हेडिंग को यूज करना है, अपने से कोई हेडिंग डालना नहीं है रिपोर्ट में। ये जो दी गई होगी हेडिंग, इसका यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मेरा रिपब्लिक डे का दिया गया है, मुझे रिपब्लिक डे पे रिपोर्ट लिखना है, लेकिन उसमें जो हेडिंग यूज़ करूँगा मैं, इन हेडिंगों को यूज़ करना है, ये हेडिंग यूज़ करूँगा मैं। अपने से कोई एक्स्ट्रा हेडिंग मुझे जोड़नी नहीं है, केवल यही हेडिंग मुझे रिपोर्ट में यूज़ करनी है। और यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें से आपको कोई एक करना होता है। और का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल दिया गया है, आप विजिट टू अ जू, यानी कि एक विजिट टू अ जू पे मुझे आर्टिकल लिखना है। 80 से 100 वर्ड का आर्टिकल मुझे लिखना है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन यूज करना है, मुझे ये ऑप्शन करने हैं। व्हाट इज़ द जू, जू क्या है। प्लेस वेयर द जू इज़, जू कहाँ है। एनिमल बर्ड्स रिप्रेजेंट्स, यानी कि उसमें जो जानवर हैं उनके बारे में मुझे दिखाना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन करना है। तो मुझे आर्टिकल जो है, यहाँ पे आर्टिकल दिया है आप विजिट टू अ जू, जिस पे ऑप्शन दिए गए हैं मुझे पेपर में करना है। आपको कोई आर्टिकल दिया जाएगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसका आपको यूज़ करना है पेपर में। अब आते हैं हम ग्रामर के सेक्शन में। यह मेरा ग्रामर का सेक्शन है, जिसमें पहले लिखा गया है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि मेरे को सेंटेंस ये दिया गया है, इस सेंटेंस को मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में है, मुझे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये आप अपने से कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पसेवी वॉइस, यानी कि ये जो दिया गया जो मुझे सेंटेंस है, इसको मुझे पसेविस वॉइस में चेंज करना है। तो ये भी आप अपने से चेंज कर लीजिएगा। देखिए ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। देखिए मैंने अभी तक आपको जितने भी चीज़ें बताई थी, यहाँ पे साइड में उनके क्या है, नंबर दिए गए हैं। नंबर यानी कि वह कितने नंबर के हैं। जैसे यहाँ पे ये इनडायरेक्ट जो है, ये केवल मेरा 2 नंबर का है, ये मेरा 2 नंबर का है। तो यहाँ साइड में नंबर दिए गए हैं, जो कि बताता है कि आपकी ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है पंचुएट द फॉलोइंग, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है जिसमें कुछ गलतियाँ हैं, जिसको मुझे सुधारना है, ठीक करना है और सही सेंटेंस बना के लिख देना है। जैसे एक बार तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट से कहती है कि जो फ्लावर को मत तोड़ो, फ्लावर को मत तोड़ो। तो यहाँ देखिए दा जो है, पहला नंबर तो दा ही छोटा है, तो दा को बड़े यानी कि कैपिटल लेटर यूज़ होता है ना, तो टी को बड़ा लिखना है। और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप कर दिए, तो दा सही से लिख दीजिए और फ्लावर के यहाँ पे जो है फुल स्टॉप लगा दीजिए, वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटेंस पूरी तरीके से ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी जो है मेरा ट्रांसलेट का है, यानी कि ये मुझे को हिंदी में दिया गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कल मैं बाज़ार जा रहा हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, तो यही सब है। इसको आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये भी आप अपने आप से कर लीजिएगा। अब हमारा लिटरेचर का सेक्शन स्टार्ट होता है। अब लिटरेचर का सेक्शन स्टार्ट होते हैं, जिसके क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है और कितने वर्डों में, 30 से 40 वर्डों में देना है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन ए में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक है व्हाट मेड लेंसो एंग्री और दूसरा हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फेयर। इन दोनों में से मुझे कोई एक करना है। आपको इन दोनों में से यदि कोई भी
आसान लगता है या आप उसके बारे में जानते हैं तो उसे करिए। यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें चॉइस होता है कि आपको कोई 2 क्वेश्चन दिए, ऐसे ही दिया होगा क्वेश्चन ए में 2 क्वेश्चन दिया होगा जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। वो आपको खुद ही बोर्ड एग्ज़ाम का जब पेपर आपको मिलेगा तो इस अकॉर्डिंग ही सारा एकदम होगा उसमें पैटर्न। अब इसमें क्वेश्चन बी में भी आ जाए, देखिए क्वेश्चन बी में भी ऐसी है, एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये है। इन दोनों में से कोई मैं एक कर सकता हूँ, यदि मुझे जो सा आता है तो वो कर लीजिए बस। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के बारे में मुझे आंसर देना है और वो भी 60 वर्ड में देना है। तो इन दोनों में से जो मुझे सही लगेगा मैं उसका आंसर दे दूँगा। आपको इन दोनों में से जो सही लगता है उसका आप आंसर दे दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन हिट्स नेचुरल हैबिटेट। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देख सकिए 2 ऑप्शन हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इन दोनों ऑप्शन में से मुझे कोई एक ऑप्शन करना है, तो चॉइस है मेरी, या तो मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ। इसमें क्या है कि यार टाइगर इन द जू एक पोएम है जिसके बारे में मुझे नेचुरल हैबिटेट हैं, वो प्राकृतिक जो आदतें होती हैं वो मुझे इसके लिखने हैं। और यहाँ या तो मैं ये लिख लूँ कोई पोएम है उसकी 4 लाइन की, यानी कि 4 लाइन लिख देनी है, यानी कि 4 लाइन की कोई पोएम लिखनी है। लेकिन याद रखिएगा इस सिलेबस में, यानी कि इस पेपर में जो आपको 4 लाइन की जो पोएम दी गई थी स्टंजा में, वो नहीं लिखनी है, उसको छोड़ के दूसरी लिखनी है। लिखी है ना, यहाँ देखिए, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। यानी इस क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया लाइन है उसको कॉपी नहीं करना है, अपने आप से जो आपके सिलेबस में जो आ रहे हैं पोइट्री उसमें से आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है। तो ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से जो भी सही लगता है वो आप कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आता है पोइट्री के सेक्शन में भी, यानी कि ज़्यादा से ऑप्शन होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको कोई एक क्वेश्चन जो कि आपको आसान लगता है आता है तो वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 8। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यानी कि मुझे कुछ पोएम दिए गए हैं, इसमें मुझे किसी एक का सेंट्रल आइडिया याद करना है, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप इसलिए कहते हैं यदि आपको आपका सिलेबस में यदि 5 पोएम आ रहा है तो 5 पोएम में से आप 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया उसकी 4 लाइन्स की पोएम तैयार कर लीजिएगा और स्टंजा भी, क्योंकि जो होता है ना पेपर में 3 ही आते हैं, यानी कि पेपर में 3 पोएम आती हैं और 3 पोएम में से बोलते किसी एक के बारे में लिखना होता है। तो यदि आप 5 में से 3 यदि याद कर लेते तो आपका कोई ना एक फंसेगा ही। इसलिए यदि आपकी 5 नंबर यानी कि आपकी 5 पोएम सिलेबस में है तो किसी 3 पोएम के बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिए, कि कोई 3 पोएम याद कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ मुझे ये 3 पोएम दी गई हैं जिसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 या 40 वर्ड। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से मुझे कोई एक क्वेश्चन लिखना है। यहाँ लिखा है ना एनी वन, यानी कि कोई भी एक, यानी इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन लेना है और उसके ऊपर 30 से 40 वर्ड में आंसर लिखना है। और अब क्वेश्चन नंबर 10 में पूछते हैं जिसमें लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब इसमें भी ऊपर वाले की तरह है, 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे चूज़ करना है और चूज़ करके और उसमें जो आंसर जो लिखना है 60 वर्ड में लिखना है। यानी कि दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन चूज़ करके उस पर जो आंसर लिखूँगा, उसका जो आंसर लिखूँगा उसमें 60 वर्ड होने चाहिए, 60 वर्ड का आंसर मुझे लिखना है। तो यहाँ पे मेरा पूरा बोर्ड एग्ज़ाम का ये जो मेरा इंग्लिश का जो था पेपर वो पूरा ख़त्म होता है। तो अब आपने देख लिया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो पेपर है कैसे पैटर्न से आता है, इसका क्या पैटर्न होता है, कि किस तरीके से पेपर आते हैं, पेपर को किस तरीके से करना होता है, और इसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो यहाँ पे लिखे होते हैं उसका मैंने बारे में भी आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन यहाँ जो लिखी गई है इंस्ट्रक्शन के बारे में जो इसके जो मतलब थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।